आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई कविता भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए और आगे चलें और देखें इस पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें सबसे जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे हिंदी साहित्य में नए युग का सूत्रपात करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। कविता के साथ साथ उन्होंने साहित्य के अन्य विधाओं में भी अपनी रचनाएं की हैं। प्रस्तुत काव्य में कवि कहते हैं कि अभी के भारत की स्थिति अतीत से बिल्कुल भिन्न है। हर जगह दुख और कलह का वातावरण है। इसी कारुणिक अर्थात अदर्शनीय एवं दयनीय स्थिति पर कवि भारतीयों को रोने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है कि कवि के अनुसार भारत कई क्षेत्रों में आगे था पर आज पिछड़ चुका है। भारत के पिछड़ने के किन कारणों का कविता में संकेत किया गया है। तो इसके जवाब में लिखेंगे अतीत में भारत न केवल ज्ञान विज्ञान धन संपदा शक्ति और सामर्थ्य आदि से समृद्ध था बल्कि संसार भर में विश्व गुरु के तौर पर भी प्रसिद्ध था। लेकिन समय के साथ भारत दुनिया के अन्य देशों से पिछड़ता चला गया। भारत के पिछड़ेपन के कारण आज पूरे देश में आलस्य कुमति और कलह का वातावरण व्याप्त है। इस पिछड़ेपन के पीछे के कारणों में दो सबसे बड़े कारण हैं। एक आपसी फूट के कारण हम यवन से पराजित हुए जिन्होंने भरपूर भारतीय संपदाओं को तो लूटा ही साथ ही साथ यहाँ की बौद्धिक संपदा को भी नष्ट कर दिया। भारत के पिछड़ेपन का दूसरा कारण यहाँ की गुलामी रही है। यवनों की तरह अंग्रेजों ने भी अपने तरीके से भारत को भी जी भर के लूटा। विदेशों में बने कम कीमत वाले वस्तुओं को ऊंची कीमत में यहाँ बेचकर महंगाई को बढ़ा दी जिससे यहाँ बेकारी और गरीबी बढ़ती चली गई। भारत के पिछड़ेपन का एक अन्य कारण अंग्रेजों का अनावश्यक टैक्स लगाकर भारतीयों का शोषण करना भी है। भारत के पिछड़ेपन के या पिछड़ने के इन्हीं सब कारणों का संकेत प्रस्तुत कविता में मिलता है या किया गया है। क्लियर। अब अगले प्रश्न है कि अब जहाँ देखूँ तह दुख ही दुख दिखाई हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे प्रस्तुत यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र विरचित भारत दुर्दशा नाटक से उद्धृत है। भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में आए इस गीत के माध्यम से सोए हुए भारतीयों को जगाने का प्रयास किया गया है। अब जहाँ देखूँ त दुख ही दुख दिखाई हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र देश में चारों ओर दिखाई दे रहे सिर्फ दुख ही दुख और कलहपूर्ण वातावरण को बताना चाह रहे हैं। उन्हें कहीं से भी सुख और शांति की कोई उम्मीद नहीं है। कभी पूरे विश्व में ज्ञान कला संस्कृति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध भारत आज पिछड़ेपन का शिकार है। भारत का यह पिछड़ापन कवि के लिए असहनीय है। वे इसे कारुणिक और अदर्शनीय बताते हुए कहते हैं अब केवल अपने भाग्य पर रोने या पछताने से कुछ नहीं होगा। अब सबको मिलकर देश की उन्नति के लिए नाना प्रकार से बहुस्तरीय प्रयास करने होंगे। प्रस्तुत पहली पंक्ति में द तथा दूसरी पंक्ति में ह वर्णों की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार उपस्थित हुआ है।
करुण रस वाली इस पंक्ति में कवि के द्वारा त्याग का संदेश दिया गया है। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है कि भारतीय स्वयं अपनी दुर्दशा के कारण है, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत भारत दुर्दशा शीर्षक के काव्य में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत के वर्तमान दुर्दशा के लिए स्वयं भारतीयों को ही दोषी माना है। वे भारतीयों की जर्जर स्थिति का मुख्य कारण, भारतीयों में आपसी फूट को जिम्मेदार मानते हुए कहते हैं कि वेद और उपनिषद में संचित ज्ञान को लेकर बाद में आए बौद्ध और जैनियों से अनावश्यक रूप से तर्क वितर्क करके उनके मन में भारतीयों ने भय और असुरक्षा के भाव को पैदा करके अपना ही सत्यानाश कर लिया। इसी फूट का लाभ उठाकर पहले यवन फिर बाद में अंग्रेजों ने भारत की यह दुर्दशा कर दी। अगर हमारे पूर्वज या पूर्वजों की गलती से फूट नहीं पड़े होते, एकता बनी रहती, तो आज भारत आज यह स्थिति कभी नहीं, या भारत की आज यह स्थिति कभी नहीं होती। मतलब भारतीयों की इस दुर्दशा के लिए स्वयं भारतीय ही जिम्मेदार हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि लड़ी वैदिक जन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। इन पंक्तियों के आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, लड़ी वैदिक जन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। प्रस्तुत यह पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक के गीत से उद्धृत है। इस पंक्ति में भारत के इतिहास में की गई भूल का वर्णन किया गया है। समय के साथ नहीं बदलने की जिद और बेवजह विवाद को खड़ा करने के कारण भारत के अनेक दुश्मन पैदा हो गए। वेद और उपनिषद में संचित ज्ञान को लेकर बाद में आए हुए बौद्ध और जैनियों से शास्त्रार्थ तथा सामाजिक बुराई आदि के कारण भारतीय समाज आपस में बेहतर तालमेल नहीं बैठा सका। फलस्वरूप समाज कई भागों में खंडित होता चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर यवन भारत पर आक्रमण कर दिया। आपसी तालमेल और एकता में कमी के कारण भारतीय यवन से पराजित हो गए। इस तरह यवन भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके यहाँ की धन व बौद्धिक संपदा आदि सब कुछ को नष्ट कर दिया। यदि उस समय परिस्थिति को समझ लिया गया होता तो शायद भारतीयों को आज की तरह दुर्दशाओं को भोगना नहीं पड़ता। भारत आज भी संसार का सिरमौर बना रहता। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि सबके ऊपर टिक्कस की आफत से कवि क्या कहना चाहा है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, भारत दुर्दशा शीर्षक काव्य के इस पंक्ति के माध्यम से तात्कालीन अंग्रेजी शासन व्यवस्था की वास्तविकता को बताने का प्रयास किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि अंग्रेजी व्यवस्था में भले ही लोगों की सुविधाएं बढ़ी थी, लेकिन हर प्रकार की सुख सुविधाओं पर नाना प्रकार के टैक्स भी लगाए गए थे। अलग अलग तरह के टैक्सों के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली गई। इसी टैक्स को कभी आकस्मिक आफत कहा है, क्योंकि सुविधाओं के बदले जहां अंग्रेज तरह तरह के टैक्स के जरिए अपनी तिजोरी को भर रहे थे, वहीं भारतीय धन को विदेश भेजा जा रहा था। कवि अपनी इस पंक्ति के मार्फत उस व्यवस्था से त्राण पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि अंग्रेजी शासन सारी सुविधाओं से युक्त है, फिर भी यह कष्टकर है, क्यों? तो जवाब में लिखेंगे, भारतीयों के आपसी फूट के कारण व्यापार करने आए भारत व्यापार करने आए अंग्रेज भारत के शासक बन बैठे। अंग्रेजों के समय में अनेक स्कूल, कॉलेज, कारखाने, अस्पताल आदि चीज़ों की स्थापना की गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय नागरिकों के हितों में किए गए कार्यों को ही भारतीयों के आर्थिक शोषण का माध्यम बना लिया गया। भारतीय नागरिकों को सुविधा देने के बदले जहां सरकार को तरह तरह के टैक्स देना होता था, वहीं अंग्रेजी हुकूमत यहाँ के धन को
विदेश भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया। इन्हीं सब कारणों से कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र सुख सुविधाओं के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत को कष्टकर माना है। क्लियर। अब आगे है कि कविता का सरलार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, भारत दुर्दशा कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुचर्चित कविताओं में से एक है। इस कविता में राष्ट्रीयता और देश की उन्नति के लिए अंतर्व्यथा दिखाई पड़ती है। यह कविता गौरवपूर्ण स्वर्णिम अतीत और वर्तमान की अंतरकला और अव्यवस्थाओं दोनों का एक साथ अनुभूति कराती है। ऐश्वर्यशाली अतीत वाले इस देश की आज की स्थिति अत्यंत अदर्शनीय और असहनीय हो गई है। जिस भारत को ईश्वर ने ज्ञान, संपदा, सभ्यता और ऐश्वर्य का प्रथम हकदार माना था, वही देश आज विश्व में सबसे पिछड़ा दिखाई दे रहा है। रत्नगर्भा जिस धरती से कभी शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुस, आयाति, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, सरयाति, भीम, कर्ण और अर्जुन के सरीखे गुणी और ज्ञानी पैदा हुए थे, आज उसी धरती पर अज्ञानता का अंधकार पसरा हुआ है। कवि देश में अशिक्षा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अपने ज्ञान विज्ञान की ताकत से देश को ऐश्वर्यशाली बनाने वाले भारतवंशी आज अभावों में जीने के लिए अभिशप्त हैं। हर जगह केवल दुख और कलह ही दिखाई दे रही है। वैदिक जनों का बौद्ध और जैन के साथ शास्त्रार्थ को भी उन्होंने व्यर्थ बताते हुए कहा है कि ऐसा करके अकारण ही उनके मन में अपने वैदिक ज्ञान का भय कर लिया गया या भय उत्पन्न कर लिया गया अपने लिए। इसी आपसी फूट के कारण ही हम यवन के सैनिकों से हारे। यवनों ने बुद्धि संपदा, शक्ति आदि सब कुछ नष्ट कर दिया, जिसके कारण अब चारों ओर केवल आलस्य, कुमति और कलह का वातावरण है। ऐसी स्थिति में भारत के लोग दीनहीन की तरह अपने पछतावे पर बिलख रहे हैं। अंतिम पद के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में देश में जो सुख सुविधाओं का विस्तार हुआ है, या विस्तार तो हुआ है, लेकिन देश का धन विदेश भेजा जा रहा है। इससे जहां एक और आलस्य और महंगाई बढ़ी है, वहीं अंग्रेज नाना प्रकार से देश में टैक्स लगाकर अनुचित तरीकों से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। यह एक तरह से देश पर आफत से कम नहीं है। अतः सभी को पुनः एक बार देश की स्थिति को सुधारने के लिए विचार करना होगा। गुलाम भारत में स्वतंत्रता की अलग को जगाने के उद्देश्य से यह कविता उस समय लिखी गई थी। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है जिसमें आपको सब प्रसंग व्याख्या करना है। कहते हैं, पहला है कि रोबहूँ सब मिली के आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इसकी सब प्रसंग व्याख्या करते हुए आप लिख सकेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश भारत दुर्दशा शीर्षक से उद्धृत है, जिसमें कवि भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हुए देश की उन्नति के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहते हैं। इस पद में कवि सभी भारतवासियों को समवेत स्वर में रोने के लिए आमंत्रित करते हैं, कारण भारत की वर्तमान अव्यवस्थित व्यवस्था देखने के योग्य नहीं है। अर्थात कवि से भारत की जर्जर स्थिति बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। यहाँ कवि के रोने के लिए कहने का मतलब बिलखने या पछताने से नहीं है, बल्कि अतीत की तरह भारत को पुनः गौरवशाली बनाने हेतु चिंतन मनन करने से है। कवि का रोने के लिए कहना वास्तव में भारत की दुर्दशाओं से दुखी उनके मन की एक व्यथा है, या फिर पुनः इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्पों वाला आह्वान है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पाए धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। इसके भी सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो यहाँ इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश भारत दुर्दशा शीर्षक काव्य से उद्धृत है। यहाँ कवि एक निष्पक्ष पत्रकार की तरह अंग्रेज सरकार के सभी अच्छे बुरे का मूल्यांकन करते हुए देखे जाते हैं। वे कहते हैं कि भारत के लोग दोहरी मार सहते हैं। अंग्रेजी शासन में नागरिकों के हितों में सुख सुविधाओं का तो विस्तार तो हुआ है, लेकिन इन सुविधाओं का
भारतीयों को भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। सरकार की तरफ से नागरिक सुविधाओं के नाम पर जो कुछ भी मिलता है उस पर तरह तरह के टैक्स लगाकर भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। टैक्स के रूप में यहाँ के लोगों से वसूली गई रकम को यहाँ खर्च करने के बजाय विदेश भेजे जा रहे हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। अतः इस पर सभी भारतीयों को अवश्य विचार करना चाहिए। प्रसंगाधीन पंक्ति में स और ज वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से पंक्ति में अनुप्रास अलंकार उपस्थित हुआ है। क्लियर? अब इसके 10वें और अंतिम सवाल हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस कविता की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे, हिंदी साहित्य में समय समय पर अलग अलग सभी कवियों के द्वारा देश प्रेम अथवा देशभक्ति की अनेक कविताएं लिखी जाती रही हैं, लेकिन भारतेंदु के समय में हुए सैनिक विद्रोह से परेशान अंग्रेजी हुकूमत विद्रोह को दबाने के लिए आक्रामक दमनकारी नीति का सहारा लिया। सरकार के आक्रामक रुख के कारण विद्रोहियों के खुलकर समर्थन करना किसी साहित्यकार के लिए आसान नहीं था, पर सरकार के डर से भयभीत होकर चुप रहना भी साहित्यकारों के लिए भी असहज था। अतः उनके समय के अन्य साहित्यकारों और कवियों की तरह भारतेंदु ने भी प्रतीकों में विद्रोहियों का समर्थन किया। मतलब सरकार से सीधा रार ठाने बिना ही उन्होंने सधे हुए शब्दों में अंग्रेजों का विरोध करने के रास्ते को अधिक श्रेयस्कर समझा। भारत दुर्दशा शीर्षक इस काव्य के अंत में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी बात को इस तरह सामने रखा जैसे किसी ने नीम की कड़वी निवोड़ी को चाशनी में लपेटकर परोसा हो। अपनी इस कविता में देश में हुए सुख सुविधाओं के विस्तार का जहां उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्तुति की, वहीं देशी संसाधनों के दोहन और धन को विदेश भेजे जाने पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। सरकार से सीधी लड़ाई लेने के बजाय कवि ने सरकारी टैक्स को आफत बताकर हुकूमत की आलोचना करने से भी बाज नहीं आए हैं। आज़ादी की लड़ाई में प्रयोग होने वाले अस्त्र की तरह कवि ने कविता का उपयोग किया है। कवि को पूरा विश्वास है कि एक दिन अवश्य भारत स्वतंत्र होकर अपने खोए हुए गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करेगा। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कविता सार्थक सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।